हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग अपने मैप की सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं, तो मैप में हमने पिछली वीडियो में हमने देखा था अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में, जिसमें हमने जाना था कि अफ्रीका के फीचर्स, उसमें क्या क्या माउंटेन्स हैं, क्या क्या रिवर्स हैं, क्या क्या उसके प्लेट्यू हैं, ये सब हमने डिटेल में बात करी थी। तो आज उसी तरीके से हम क्या जानने वाले हैं, दक्षिण अमेरिका के बारे में। ठीक है, आज दूसरा कॉन्टिनेंट पढ़ लें हम लोग, साउथ अमेरिका के बारे में। ठीक है, इसमें भी हम देखेंगे इसके माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेट्यू, ठीक है, एंड इसके ग्रासलैंड्स वगैरह। ठीक है, एक एक टॉपिक को धीरे धीरे सब डिस्कस करते हुए चलेंगे डिटेल में, और क्या क्या एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है वो भी देखते हुए चलेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो अपनी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी स्थिति, महाद्वीप का बृहद संदर्भ। ठीक है, मतलब ये कहाँ स्थित है, इसके आसपास क्या है, कौन से ओशियंस हैं, ठीक है, वो सब इसमें लिखा है। तो इसका पहले तो हम पैमाना देख लेते हैं, यानी कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग ये पूरे वर्ल्ड में कौन से नंबर पे आता है। तो जैसे कि इसमें लिखा है विश्व का चौथा सबसे बड़ा है महाद्वीप है, तो यानी कि वर्ल्ड में फोर्थ नंबर पे आता है। तो फर्स्ट पे कौन आता है? फर्स्ट पे आता है एशिया। सेकंड पे कौन आता है? सेकंड पे आता है हमारा ये अफ्रीका। ठीक है, थर्ड पे कौन आता है हमारा? थर्ड पे आता है नॉर्थ अमेरिका। और फोर्थ पे कौन आता है? फोर्थ पे आता है हमारा साउथ अमेरिका। ओके, जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसका देखेंगे प्रमुख अक्षांश। प्रमुख अक्षांश में दो प्रमुख रेखाएं, ठीक है, दो प्रमुख रेखाओं द्वारा ये विभाजित है। मतलब दो रेखाएं यहाँ से क्या है, निकल रही हैं, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, पहली क्या है, उत्तर में भूमध्य रेखा। उत्तर क्या हो गया? ऊपर वाला पोर्शन, और साउथ क्या हो गया? नीचे वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये रीजन जो हो गया साउथ हो गया, ये रीजन जो हो गया नॉर्थ हो गया। तो ये नॉर्थ में से निकल रहा है भूमध्य रेखा। ठीक है, ये जो जा रही है, ये लंबी सी जो जा रही है, दिस इज भूमध्य रेखा, इक्वेटर। ओके, और दक्षिण में क्या आ गई? मकर रेखा। दक्षिण में मकर रेखा। तो दो रेखाओं से कॉन्टिनेंट कट करता हुआ जा रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसकी सामरिक सीमाएं। ठीक है, मतलब इसके पास पास में क्या क्या है। ठीक है, तो उत्तर में, नॉर्थ में क्या है? कैरिबियन सी। यहाँ पे नॉर्थ में कैरिबियन सी। पूर्व यानी कि ईस्ट में, ईस्ट में क्या है? अटलांटिक महासागर, ये ईस्ट साइड हो गई इसकी। ठीक है, पश्चिम, पश्चिम में क्या है? वेस्ट में प्रशांत महासागर, ये साइड इसकी वेस्ट हो गई। ठीक है, फिर पनामा। पनामा रीजन क्या है? ये दिस इज पनामा। ठीक है, तो यहाँ स्ट्रेट ऑफ पनामा है, तो उसके माध्यम से क्या है, उत्तरी अमेरिका से जुड़ा हुआ है। तो इसके ऊपर क्या लग जाता है पता है हम लोगों को? नॉर्थ अमेरिका लग जाता है इसके ऊपर। ठीक है, ये नीचे क्या आ जाता है? साउथ अमेरिका आ जाता है। ठीक है, इन दोनों को अलग कौन करता है? पनामा, स्ट्रेट ऑफ पनामा। ओके, तो ये कुछ बेसिक सी इसमें इंफॉर्मेशन थी हमारे सी के बारे में, इसकी लोकेशन के बारे में, और कौन सा ये स्थान है। ठीक है, अब ये वेस्ट में क्यों है? क्योंकि प्राइम मेरिडियन जो है इसके आगे अफ्रीका के पास में पड़ती है प्राइम मेरिडियन लाइन। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसी से हम लोग मैनेज करते हैं कि इसमें मेजरमेंट करते हैं कि कौन से, उसके आगे अगर आप जो देश पढ़ेंगे वो पूर्व में चलेंगे, और जो उसके पीछे रहेंगे वो पश्चिम में पड़ेंगे, यानी कि वेस्ट में रहेंगे। तो इनका टाइम जो होगा हमसे, अगर हम लोग जैसे हैं, हम लोग ईस्ट वाले की तरफ हैं, तो अगर ये जो ये है साउथ अमेरिका, इसमें हमारा ईस्ट से थोड़ा सा पीछे रहेगा टाइम। ठीक है, 12 घंटे 10 घंटे वॉट एवर, थोड़ा बहुत पीछे रहेगा, 10-12 घंटे। ओके, अब इसकी क्या है, एक एक करके ये इसमें हम जो है कंट्री भी पढ़ लेते हैं। एकदम से तो ये आपको याद नहीं होंगी, बट अगर आप डेली इनको रिवाइज करोगे, डेली इनको देखोगे, तो ये जो नेम है आपको ये फेमिलियर होने लग जाएंगे। ठीक है, बट फिर भी हम लोग क्या है, एक बार सारी जो कंट्रीज इसकी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी जो कंट्री है इसकी, ये है ब्राजील। ठीक है, ब्राजील तो आपको पता ही होगी, काफी फेमस कंट्री है। ठीक है, ब्राजील हो गया। फिर इसके ऊपर आता है फ्रेंच गुयाना। ठीक है, ये क्या है? फ्रेंच की टेरिटरी है। तो यहाँ से जो है फ्रांस की सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करी जाती हैं। ठीक है, फिर आता है ये सूरीनेम, फिर आता है गयाना। ठीक है, फिर आता है वेनेजुला, फिर आता है कोलंबिया, फिर आता है इक्वाडोर, फिर उसके नीचे आता है पेरू। ठीक है, फिर आता है बोलीविया बिल्कुल बीच में, फिर आता है पैराग्वे, फिर ये लंबा सा आता है चिली। ठीक है, फिर अर्जेंटीना, फिर उरुग्वे। ठीक है, तो ये ऐसी कंट्री इसमें क्या है, ये इतनी कंट्रीज में आती हैं। और एक ये नीचे फाकलैंड आइसलैंड। ठीक है, तो ये क्या है, ये यूके की टेरिटरी है। तो है, तो अगर अगर ज्योग्राफी एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो है अमेरिका के पास आती है, बट अगर पॉलिटिकली देखें तो ये यूके की टेरिटरी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ऊपर ये आती है पनामा, और ये इसके बीच से जो है अलग करती है, पनामा से नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग करती है यहाँ पे। ठीक है, ये पैसिफिक ओशियन हो गया, ये अटलांटिक ओशियन हो गया, और ये कैरिबियन सी हो गया, जो अभी हमने देखा ही था। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं इसकी महाद्वीप की जो एंडीज पर्वतमाला है, ठीक है। जो मेन इसका एक माउंटेन रेंज है वो है एंडीज। ये आप देख रहे हो मैप में, ऊपर से लेके पूरा एंड तक नीचे तक जाती है। ओके, तो ये इतनी लंबी जो है इसकी रेंज है। तो इसमें पड़ते हैं नवीन बालित पर्वत, यानी कि यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं ये, जो है ये एंडीज पर्वतमाला। इनका विस्तार लगभग 7,000 किलोमीटर, मतलब ये ऊपर से लेके पूरा नीचे, यानी कि पूरा कॉन्टिनेंट ये कवर करते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो 7,000 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, कैरेबियन सागर से लेकर केप हॉर्न तक, मतलब कैरेबियन सागर ऊपर से और ये बिल्कुल नीचे क्या है, केप हॉर्न तक लगातार फैला हुआ है, जो इसे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला बनाता है, ठीक है। सबसे लंबी विश्व की पर्वत श्रृंखला कौन है, एंडीज पर्वतमाला, ठीक है। इसमें क्या है, ज्वालामुखी भी गतिविधि बहुत है। इसमें जो है माउंट कोटोपैक्सी और माउंट चिम्बोराजो जैसे विशाल सक्रिय और सुप्त ज्वालामुखी यहाँ स्थित है, ठीक है। मतलब यहाँ काफी बड़े ये ज्वालामुखी हैं, इनको भी मैप पे भी समझेंगे। तो इसमें क्या है, अभी तो ये एक्टिव हैं, फटे नहीं है, बट कभी भी ऐसा होता है सुप्त ज्वालामुखी, यानी कि कभी भी ये लोग फट सकते हैं, ठीक है। एक बार मैप में समझ लेते हैं इसकी लोकेशंस को, ताकि आपको और अच्छे से पता चल जाए, ठीक है। तो कौन सा था, माउंट कोटोपैक्सी एंड माउंट चिम्बो राजा, ठीक है। इसमें देखते हैं कहाँ दिख रहा है आपको चिम्बो राजू, ये दिख रहा है। इसके पीछे क्या दिख रहा है, कोटोपैक्सी। तो दोनों क्या है, आसपास में है। कौन सी कंट्री है, कौन सी कंट्री है, ये कंट्री है इक्वाडोर, ठीक है। इक्वाडोर कंट्री में दोनों पड़ रहे हैं, ये दोनों क्या है, वोल्केनो यहाँ पे पड़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा माउंट कोटोपैक्सी और माउंट चिम्बो राजा, दोनों कहाँ पड़ रहे हैं, इक्वाडोर कंट्री में पड़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, इसकी कुछ चोटियां हैं प्रमुख, ठीक है। ऊंचाई प्रोफाइल में सबसे ऊंची ऊंची चोटियां इसका, सबसे पहली तो आती है एकंगुआ, ठीक है। एकंगुआ क्या है, एंडीट और दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एकंगुआ, ठीक है। एकंगुआ कितनी ऊंची है, 6961 मीटर, 6,961 मीटर की ऊंचाई पे ये स्थित है, ठीक है। इसको भी एक बार मैप पे देख लेते हैं, आपको क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। ये रहा एकंगुआ, ठीक है। एकन कैगुआ क्या है, 6960, ये कहाँ पे स्थित है, चिली के पास, ठीक है। चिली के पास ये स्थित है, ओके। नीचे आते हैं, ओजोस डेल सालाडो, नेक्स्ट चोटी है इसकी ओजोस डेल सालाडो। ये चिली और अर्जेंटीना सीमा पर स्थित है, दो देशों के बीच में स्थित है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी यहीं पे स्थित है, ये ओजोस डेल सालाडो, ठीक है। फिर आता है हुआस्करन और आता है चिम्बोराजी, चिम्बोराजी भी हमने पढ़ा था, और हुआस्करन है पेरू में, ठीक है। ये भी देख लेते हैं एक बार, चिम्बोराजी ये रहा, और हुआस्करन कहाँ गया, हुआस्करन हुआस्करन है ये यहीं कहीं होगा, हुआस्करन ये रहा सी। तो ये है पेरू में हुआस्करन और ऊपर चिम्बोराजी, ठीक है। इतना क्लियर है ये, इसमें 1 2 3 4, ठीक है। इसकी ऊंचाई भी देख लो आप, ओजोस डेल सलाडो कितनी है, 6,893 मीटर, और हुआस्करन कितनी है, 6,768 मीटर, और चिम्बोराजो कितनी है, 6,267 मीटर, ठीक है। तो ये कुछ इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो कि ये 2-4 चोटियां आपको जो फेमस है वो आपको याद रखनी है इसकी, तो क्योंकि ये एग्जाम पर्पज से भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसकी प्राचीन उच्च भूमि, मतलब हाईलैंड्स, ठीक है। हाईलैंड्स प्रमुख पठार, कुछ प्लेट्यू इसके। सबसे पहले गुयाना उच्च भूमि, ठीक है। गयाना उच्च भूमि में क्या है, हाईलैंड्स हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। यहाँ पे आप देखो मैप में, सी ये ऊपर आ रहा है हमारी, अभी हमने कंट्री देखी थी गयाना, तो वहीं पे जो है वहीं पे ये हाईलैंड्स मौजूद हैं। सबसे प्राचीन चट्टानी पठार है, बहुत पुराने प्राचीन चट्टानी पठार है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, यानी कि सबसे ऊंचा जो है वाटरफॉल, क्या नाम है, एंजल फॉल्स, यहीं पे स्थित है, ठीक है। एंजल फॉल्स जो विश्व का सबसे ऊंचा फॉल है, वो कहाँ स्थित है, गयाना ही में स्थित है, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं ब्राजीलियाई उच्च भूमि, यानी कि ब्राजील में जो पढ़ते हैं हाईलैंड्स, उनको बोलते हैं ब्राजीलियाई उच्च भूमि। स्थिति कहाँ पे है, पूर्वी विस्तार, यानी कि ईस्ट में है। ये कहाँ था, ये था उत्तर नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, थोड़ा ऊपर की तरफ। ये कहाँ है, जस्ट ईस्ट में, ये देखो आप, ब्राजील में ईस्ट में, ठीक है। इसमें क्या है, संसाधनों से समृद्ध क्षेत्र, काफी ज्यादा यहाँ पे जो है संसाधन है, यहाँ पे सोना, ठीक है, लोहा, ये सारे चांदी, ये सारी चीजें क्या है, गोल्ड,
ये सब यहाँ पे मिलती हैं इसमें। विशेष रूप से अपने विशाल लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, काफी ज्यादा मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर अल्टीप्लानो, और कहाँ पे स्थित है? बोलीविया में। अल्टीप्लानो कहाँ पे स्थित है? बोलीविया में। अंतरा पर्वतीय एंडीज की दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। तो एंडीज इसको क्या करता है? दो एंडीज की दो रेंजेस है, उन दोनों रेंजेस के बीच में क्या स्थित है? अल्टीप्लानो। तो अगर बेसिकली देखा जाए तो दोनों उसकी चोटियां क्या है? इसको प्रोटेक्ट करके रखती हैं। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? यहाँ लेक टिटिकाका जो है, टिटिकाका काफी फेमस लेक है, अभी मैप पे आपको दिखाऊंगा इसमें। टिटिकाका जो है, जो विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है। नौगम्य झील मतलब यहाँ पे बोटिंग वगैरह, नाव वगैरह ये सब आसानी से चल सकती है। ठीक है, नौगम्य झील है। ओके, इसको हम एक बार मैप पे भी देख लेते हैं। तो टिटिकाका झील ये देखिए आप, ये अगर आप देखो, ये टिटिकाका, और ये क्या है? एनकोवुमा। ठीक है, इसी के ऊपर है टिटिकाका लेक। एक और लेक है इसकी सबसे बड़ी, थोड़ी सी इससे भी बड़ी है, वो आपको आगे दिखाऊंगा, वरना ये जो है, ये यहाँ पे भी एक लेक है इसकी, इसको भी आगे डिस्कस करेंगे अभी। ओके, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं पृथ्वी के लंग्स के बारे में। ठीक है, पृथ्वी के लंग्स किसको कहा जाता है? पृथ्वी के लंग्स को कहा जाता है अमेज़न के बेसिन को। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इतने ज्यादा, ये देख रहे हो आप कितना हरा भरा है, यानी कि यहाँ इतने पेड़ पौधे हैं, इतने पेड़ पौधे हैं कि ये बहुत बड़ी मात्रा में क्या है? ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं लोग। तो इतनी ज्यादा ऑक्सीजन निकलती है कि इसको क्या कहते हैं यहाँ पे? अर्थ के लंग्स को, अर्थ के लंग्स बोला जाता है इनके जंगल को। ठीक है, ठीक है। अब प्रणाली का पैमाना, ठीक है, ये क्या है? जल आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी अप्रवाह द्रोणी, यानी कि अमेज़न जो नदी है, वो विश्व में अगर देखा जाए तो पानी की क्वांटिटी के हिसाब से, मतलब कितना ज्यादा पानी लेके साथ में चलती है, उस हिसाब से सबसे लंबी नदी है। ठीक है, सबसे बड़ी, सबसे लंबी तो हमारी जो है नील नदी है, और अगर इसमें पानी के हिसाब से देखा जाए तो कितना पानी साथ में लेके आता है, तो उस हिसाब से अमेज़न है। ठीक है, ओके। उद्गम स्थल कहाँ से निकल रही है? तो पेरू के एंडीज में ऊंचाई से निकलती है। ठीक है, पेरू के जो है, पेरू में जो एंडीज आ रही है, उसकी ऊंचाई से निकलती है, जो पूर्वी जल निकासी पर एंडीज के प्रभाव को दर्शाती है। यानी कि पूर्वी में जो है, यानी कि ईस्ट में जो है जल निकासी, उस पर एंडीज के प्रभाव को दिखाना, यानी कि एंडीज की वजह से इतनी बड़ी नदी जो है पूरे ब्राजील, पूरी जो है साउथ अमेरिका को मिली है। तो इसका जो प्रभाव है एंडीज का, वो इससे पता चल रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट ये पूरी पर्वत श्रृंखला है इस पूरे देश के लिए, उस पूरे कॉन्टिनेंट के लिए। ठीक है, सेलवास, सेलवास किसको कहा जाता है? जो है पूरा ग्रीन एरिया देख रहे हो ना आप, ये पूरा ग्रीन एरिया जो पूरा बेसिन है, इसको बोलते हैं सेलवास। ठीक है, बेसिन में फैले घने उष्णकटिबंधीय वर्षावन, यानी कि क्यों वर्षावन है? क्योंकि यहाँ से हमको पता है, हमने अभी पढ़ा था कि क्या निकलता है? इक्वेटर निकलता है। और इक्वेटर पे हम जानते हैं कि जहां से भी इक्वेटर निकलेगा, पूरा जो होगा, पूरे दिन गर्मी पड़ेगी खूब, बट दोपहर में क्या होगा? भारी वर्षा होगी, काफी तेज। तो अगर डेली वर्षा होगी, और डेली वर्षा होगी एवरीडे, तो अगर एवरीडे वर्षा होगी तो जाहिर सी बात है खूब सारे पेड़ पौधे इसमें देखने को मिलेंगे। जैसे आप देख रहे हो, जहां तक आप देखोगे लंबा लंबा केवल और केवल पेड़ पौधे ही दिखेंगे। ठीक है, फिर ऑक्सीजन उत्पादन और जैव विविधता के लिए विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण है। जो हमने डिस्कशन किया, काफी ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और काफी यहाँ पे जैव विविधता, यानी कि काफी जीव जंतु और काफी अलग अलग तरीके के यहाँ पे वन, अलग अलग तरीके के पेड़ पाए जाते हैं। ओके, इसको एक बार देख लेते हैं। जो मैंने बताया अमेज़न बेसिन, ये सेलवास, तो पूरा जो ग्रीन ग्रीन है, ये क्या है? सेलवास है। फिर ये क्या है? ब्राजीलियन हाईलैंड्स हैं, जो भी हमने पढ़े थे। ठीक है, ब्राजीलियन हाईलैंड्स। फिर ये क्या है? ग्वाना हाईलैंड्स, इनको बोला जाता है लानोस। ठीक है, लानोस के नाम से जाना जाता है इनके ऊपर। ठीक है, फिर इसके नीचे आता है ग्रांड चाको। ग्रांड चाको बेसिकली क्या है? ग्रांड चाको क्या है? दोनों तरफ से, यहाँ से एंडीज, यहाँ से हाईलैंड्स, थोड़े थोड़े ऊंचे ऊंचे प्लेट्यू, तो दोनों का पानी क्या है? इकट्ठा होके नीचे आने लग जाता है। तो कहाँ पे इकट्ठा होता है? इस वाले एरिया में। तो ये क्या है? दलदल टाइप का बन जाता है यहाँ पे काफी। तो इसमें क्या है? पूरे साल भर जो है पानी भरा रहता है, इसमें दलदल रहता है, काफी ज्यादा पानी की मात्रा अधिक रहती है। ठीक है, कृषि वगैरह भी काफी होती है यहाँ पे। फिर यहाँ पे काफी जीव जंतु वगैरह काफी देखने को मिलते हैं, मगरमच्छ वगैरह काफी ज्यादा इस प्रजाति में पाए जाते हैं। तो ग्रांड चाको वो एरिया है, बीच वाला एरिया है, तो इधर से भी पानी, इधर से भी पानी, दोनों तरफ से पानी आता है, और साल भर यहाँ पे पानी भरपूर मात्रा में रहता है।
ठीक है। फिर इसके नीचे आता है पैम्पस। पैम्पस भी काफी ज्यादा पौष्टिक जो एरिया कहते हैं, जिसको काफी ज्यादा ग्रास, अच्छी ग्रास जिसमें हम पशुपालन कर सकते हैं, ठीक है, अपना चारागाह कर सकते हैं, गाय भेड़, यहाँ पे भेड़ का काफी प्रचलन होता है, ठीक है, भेड़ चारी बहुत होता है यहाँ पे, तो ये सब चरा सकते हैं इसमें। फिर खेती बाड़ी के लिए बहुत अच्छी है भूमि होती है पैम्पास रीजन जो होता है, ठीक है। फिर इसके नीचे आता है पैटागोनिया, ये एक तरीके का कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, पैटागोनिया, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, अपना रिवर्स पे आते हैं। अभी हमने देख लिया इसके प्लेट्यू देख लिए हमने, हाईलैंड्स, ठीक है, इसके ग्रासलैंड्स देख लिए हमने, और इसके कौन कौन से देश पड़ते हैं वो देख लिए, और अब हम देखेंगे इसकी रिवर्स, ठीक है, प्रमुख नदी प्रणालियां। सबसे पहले आता है ओरिनोको। ओरिनोको कहाँ पे है? वेनेजुला और कोलंबिया में, ठीक है, ये जा रही है ऊपर, ठीक है, अभी पढ़ते हैं इसको। इसकी सहायक नदी पर एंजल फॉल्स है, ठीक है, जो एंजल फॉल्स अभी हमने डिस्कस किए, जो सबसे लार्जेस्ट है, लॉन्गेस्ट पूरे वर्ल्ड में, कहाँ है? एंजल फॉल्स। तो कहाँ पे बनते हैं? ये ओरिनोको बेसिन में ही बनते हैं। लानोस घास के मैदानों से होकर बहती है, जो अभी हमने पढ़ा लानोस, कहाँ पे पढ़ा था हमने? सी, यहाँ पे, ये जो है लानोस, तो यहीं से निकलते हैं, यहीं पे वो झरना भी है एंजल फॉल्स, और यहीं से ये रिवर भी बहती है ओरिनोको, ठीक है। इसको एक बार इसमें देख लेते हैं मैप में, ये देख रहे हो आप, जो मैं लेक आपको बता रहा था मैराकाइबो लेक है, बट ऐसा ये क्या है, यहाँ से समुद्र का पानी भी एंटर होता है, ये गल्फ बनी हुई है यहाँ पे, तो ये दोनों पानी क्या है, अटैच हो जाते हैं। बट ये जो है लेक टिटिका, ये लॉक है चारों तरफ से, तो ये जो है रियल लेक है पूरी तरीके से, बट इसमें क्या है, ये समुद्र का पानी भी आता जाता इसमें रहता है, बिकॉज गल्फ की वजह से, ठीक है। ये हमारा ओरिनोको हो गई रिवर, यहाँ से आ रही है और यहाँ पे अंटार्कटिक में जाके गिर जा रही है, ओके, ठीक है। आगे देखते हैं पराना, ठीक है, पराना रिवर। पराना क्या रहती है? ब्राजील और अर्जेंटीना दो देशों में से निकल रही है पराना। विशाल इताइपू बांध यहाँ पे है, ठीक है, इताइपू जो बांध है वो इसी रिवर पे बना हुआ है, कहाँ पे? पराना रिवर पे, ठीक है। रियो डे ला प्लाटा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, रियो डे ला प्लाटा कहाँ पे बनता है? यहाँ पे, ये देखिए, ये जहाँ पे दो रिवर मिल रही हैं, ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं? रियो डे ला प्लाटा मुहाना बनाती हैं, ओके। इसको भी एक बार मैप पे देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये आई पराना, ओके, ये आई और यहाँ से आई पैराग्वे। पैराग्वे और पराना मिली और मिलके सीधा नीचे तक यहाँ पे बन गई, यहाँ पे क्या बना दिया? रियो डे ला प्लाटा, ठीक है। तो ये दो नदी मिली, फिर पराना रिवर बनी, और पराना रिवर बना के रियो डल प्लाटा बनाया इन्होंने, ठीक है। ऊपर हमने ओरिनोको पढ़ी लिया है, ठीक है, ठीक है। फिर मैगडोलोना, ठीक है, मैगडोलिना। मैगडोलिना कहाँ है? कोलंबिया में। कोलंबिया की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक व्यापार नदी है, मतलब कोलंबिया जो कंट्री है उसमें सबसे लंबी नदी है, और काफी ज्यादा कॉमर्शियल जो है, काफी बेनिफिट वाली नदी है, ठीक है, व्यापारिक नदी इसको बोला जाता है। इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। कौन सी थी ये? कोलंबिया। कोलंबिया में पड़ी थी मैगडोलाना, ठीक है। मैगडोलाना कहाँ पे दिख रही है आपको? ये दिख रही है ऊपर, ये रही मैगडोलाना, ये ऊपर जा रही है, कैस्पियन सी में गिर जा रही है, ओके। वापस आए, फिर एक और हम देखेंगे, साओ फ्रांसिस्को। ये कहाँ आ रही है? ओनली ब्राजील में, ओनली वन कंट्री में, ये भी ओनली वन कंट्री में, ये भी ओनली वन कंट्री में, ये जो है दो कंट्री कवर कर रही है, ये भी दो कंट्री कवर कर रही है, ओके। फिर इसे क्या है? इसे राष्ट्रीय एकीकरण नदी कहा जाता है। ब्राजील के शुष्क क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा है, तो यानी कि ब्राजील से ही निकलती है और वहीं से जो है अंटार्कटिक में गिर जाती है, तो उसके लिए काफी, जो वहाँ के जो शुष्क क्षेत्र हैं, यानी कि काफी जो ड्राई प्लेसेस हैं, उनके लिए काफी जीवन रेखा एक तरीके से प्रदान करती है नदी। जैसे इजिप्ट में करती थी, हमने अफ्रीका में पढ़ा था, नील नदी जो थी वो इजिप्ट में होते हुए निकलती थी, तो वहां एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा का कार्य करती थी नील नदी। वैसी उसी तरीके से जो साओ फ्रांसिस्को रिवर है वो ब्राजील में शुष्क क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा है। इसको भी देख लेते हैं रिवर पे, ताकि आपको पता चल जाए। ये देखिए, यहाँ से निकल रही है, ये सब ब्राजील हमारा है, ये पूरा ब्राजील रीजन है, ब्राजील से निकली, ऊपर निकली, ऊपर निकली, और यहाँ से सीधा अंटार्कटिक में जाके गिर गई, ठीक है। बाकी और भी रिवर है, वैसे जो मेन रिवर है यही है, एक तो ये अमेजोन है अपनी, जो यहाँ से निकल रही है, ऐसे पूरा पूरा बनते हुए, काफी ज्यादा यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज की आ रही हैं, ये गिरती हुई एक रिवर बनती हुई सीधा आगे जाके अंटार्कटिक में गिर जाती है, ठीक है। एंडिस माउंटेन से निकलती है और कहाँ जाके गिरती है? अंटार्कटिक में जाके गिरती है, ठीक है। रिवर्स आ गई समझ में, ओके। आगे बढ़ते हैं,
अब इसके देखते हैं ग्रासलैंड्स। ठीक है, ग्रासलैंड अभी हमने डिस्कस कर रहे थे बट और डिटेल में अभी कर लेते हैं। लानोस जो अभी हमने पढ़ा था, ऊपर का रीजन, ठीक है, कहाँ पे है? वेनेजुला में। वेनेजुला कंट्री पता है, अभी हमने डिस्कस करी थी। ठीक है, जलवायु प्रकार और विशेषताएं, तो इसमें क्या है? उष्ण कटिबंधीय खुले सवाना मैदान है। ठीक है, खुले सवाना मैदान है। ठीक है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है ये। तो इसमें क्या है? खुले सवाना मैदान है, काफी ग्रीनरी है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्योंकि इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर रीजन है ये। फिर आता है कैंपोस। कैंपोस कहाँ है? ब्राजील में। उष्ण कटिबंधीय समृद्ध जीव वैविधता, ये भी क्या है? थोड़ा सा नीचे एरिया में आते हैं ये। ठीक है, ये भी उष्ण कटिबंधीय है और समृद्ध जैव विविधता है, मतलब इसमें काफी ज्यादा जीव विविधता मिलने को मिलती है और यहाँ पे काफी घास वगैरह देखने को मिलती है, काफी ग्रीनरी रीजन है ये। ठीक है, फिर पंपास अर्जेंटीना में है, हमने देखा था नीचे, ये रीजन जो है ये पंपास पड़ता है। ठीक है, अर्जेंटीना में समशीतोष्ण है, पोषक तत्वों से भरपूर है। ठीक है, पोषक तत्व काफी ज्यादा है यहाँ पे, कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए काफी बेनिफिट वाली ये प्लेस है। और अल्फाल्फा घास है यहाँ पे। अल्फाल्फा घास क्या होती है? काफी ज्यादा महत्वपूर्ण घास होती है चराने के लिए। ठीक है, जिसमें भेड़ वगैरह, गाय वगैरह है, काफी पसंद करते हैं घास, और बहुत अच्छे से ये जो है पशुपालन यहाँ पे किया जाता है इसकी मदद से। ठीक है, पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है ये। फिर आता है ग्रांड चाको, मध्य भाग, बीच में पड़ता है ग्रांड चाको, ये रहा। मैंने बताया था संक्रमणकालीन सवाना और घने जंगलों के बीच एक दलदली संक्रमण क्षेत्र, क्योंकि जो जो अमेजोन जंगल है उसके बाद दूसरा जो घना जंगल पड़ता है वो ग्रांड चाको ही पड़ता है। ठीक है, और यहाँ की जो लैंड है वो काफी वेट लैंड है। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया दोनों तरफ से माउंटेन से पानी आता है नीचे, ये फ्लैट प्लेस है, तो यहाँ पे इकट्ठा होता रहता है, तो क्या होता है? दलदल बन जाता है, यहाँ पे दलदली जमीन हो जाती है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। फिर पृथ्वी के सबसे शुष्क स्थान अटाकामा मरुस्थल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अटाकामा मरुस्थल जो है इसको बोलते हैं पृथ्वी का जो ड्राइस्ट प्लेस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कैसे बना, ये सब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसको जानो कि कहाँ पे ये स्थिति, मतलब कहाँ पे ये है। तो ये पड़ता है नॉर्थ चिली, एंडीज पर्वत श्रृंखला के पूरी तरह से पश्चिम में फंसा हुआ। ठीक है, तो ये चिली में पड़ता है, एंडीज पर्वत में वेस्ट की तरफ में फंसा हुआ। ठीक है, अभी इसमें मैप में समझेंगे। अभी आप इतना देखो, ये रहा क्या है? अटाकामा मरुस्थल। ठीक है, देख रहे हो आप, चिली और पेरू थोड़ा सा इसमें अटैच होता है, तो यहाँ पे क्या है? फंसा हुआ है बिल्कुल बीच में। अभी हम देखेंगे क्यों है, क्योंकि एंडीज पर्वत आ रही है और इधर से कोस्टल एरिया लाइन आ रही है इसकी, जिसकी वजह से बीच में फंस गया और हवा वगैरह पास नहीं हो पाती है, जिस वजह से क्षेत्र काफी गर्म हो जाता है। चरम सीमा यहाँ एरिका स्थित है, जिसे आधिकारिक तौर पर पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान दर्ज दिया गया है। ठीक है, फिर आर्थिक मूल्य, अत्यधिक शुष्कता के बावजूद, मतलब इतनी गर्मी होने के बावजूद भी इसमें नाइट्रेट, तांबा, आयोडीन के विशाल आर्थिक रूप से भंडार, मतलब काफी ज्यादा ये नाइट्रेट, तांबा, आयोडीन वगैरह यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, इतने ड्राई प्लेस होने के बावजूद भी। ठीक है, ओके, इसको एक बार देखते हैं हम लोग मैप में। मैप में मैं आपको दिखाता हूँ इसका। ओके, अभी हमने देखा था ना मैप, जिसमें हमने ये देखा था, अभी आपने इसमें ये देखा, अब इसका आगे देखते हैं ये कैसे बनाए। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो देख रहे हो आप परिणाम अटाकामा मरुस्थल, ये रहा। तो इसको फर्स्ट स्टेप क्या है इसका? अमेज़न बेसिन में नमी युक्त हवाएं पूर्वी ढलानों पर भारी वर्षा करती हैं। तो अमेज़न बेसिन है, ये रहा, हरा हरा दिख रहे हो आप, ये अपनी एंडीज हो गई। ठीक है, माउंटेन्स हो गई। ओके, हवा यहाँ से आई, ठीक है, पूर्वी ढलानों पर भारी वर्षा। अब जैसी हवा इधर से आई तो ये क्या होती है? सीधा इससे टकराती हैं माउंटेन से। इधर तो ये जा नहीं पाती है क्योंकि ये बैरियर का काम कर रहा है, माउंटेन रेंज जो है। ठीक है, इधर हमारा क्या है? रेगिस्तान है। तो इधर जब ये जा नहीं पा रही है हवा, दूसरे में क्या हो रहा है? विशाल अंडीज एक अभेद भौतिक बाधा के रूप में कार्य करती है। फिर सेकंड में क्या होता है? बारिश हो जाती है। तो जब ये जा नहीं पाती हैं, रुक जाती हैं, ऊंचाई इसकी काफी ज्यादा है, जिससे टकरा के बारिश यहीं पे हो जाती है। कहाँ पे? इधर साइड, अमेज़न बेसिन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ जिस वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा जंगल वगैरह, हरा वगैरह देखने को मिलता है, ग्रीनरी आपको देखने को मिल रही है। तो ये सब क्यों है? क्या क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली रेनफॉल होती रहती है। अब जब सारी रेनफॉल इधर ही हो गई तो इधर तो कुछ बचा नहीं। ठीक है, इधर तो छाया वाला क्षेत्र आ गया हमारा। तो इधर क्या होगा? अब इधर जो इधर पढ़ते हैं हम, शुष्क अवरोही हवा एक स्थानीय वृष्टि छाया बनाती है। ठीक है, हवा ड्राई हो जाती है। ठीक है, नमी होती नहीं है उसमें, एयर में।
फिर जो है गर्म हवा नीचे उतरती है, ये नीचे उतर रही है। तो जो एक तो बारिश भी नहीं हुई, और थोड़ी बहुत जो यहाँ की गर्मी थी, जो थोड़ी बहुत यहाँ की नमी थी, वो भी क्या कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है, क्योंकि ये ड्राई हवा आ रही है यहाँ से। ओके, तो जिस वजह से क्या होता है, हवा मिल नहीं पाती है इसको पूरी तरीके से, तो इसका क्या परिणाम आता है, अटाकामा मरुस्थल का निर्माण होता है। मतलब यहाँ पे इतनी गर्मी होती रहती है, ड्राई होती रहती है, ड्राई होती रहती है, बारिश होती नहीं है, जिस वजह से यहाँ पे क्या है, मरुस्थल बनने लग जाता है, मरुस्थल का निर्माण हो जाता है। एंडीज नमी को रोकते हैं, जिससे पश्चिम में वर्षा पूरी तरह अवरुद्ध हो जाती है, मतलब नमी को रोक लेते हैं, और वेस्ट में फिर बारिश नहीं हो पाती है। तो ये क्या है, ये सब परिणाम अटाकामा मरुस्थल है। तो आपने देखा कैसे बना अटाकामा मरुस्थल, क्योंकि माउंटेन्स की वजह से ये पूरा बादल रोक ले रहे हैं, बारिश करवा दे रहे हैं, हवा को बिल्कुल ड्राई कर दे रहे हैं, नमी उसमें बच नहीं रही है। फिर जैसे ये नीचे उतर रही है गर्म हवा, तो क्या है, ये और जो बची कुची उसमें नमी है वहां के एरिया में, वो भी सोख के ले जाती है। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे क्या है, एक और रीजन है, यहाँ पे जो है कोल्ड करंट बहता है, कोल्ड करंट। ठीक है, इसको, ये कोल्ड करंट यहाँ पे बहता है इस समुंदर में, जो है ये पेरू, आपको पता है पेरू एंड चिली जो एक कोस्टल एरिया है, ये क्या है, कोल्ड करंट के ऊपर मौजूद है। तो जहाँ भी कोल्ड करंट होता है उसके पास जो है नमी पूरी बन नहीं पाती है, जिस वजह से वहाँ बारिश नहीं होती है हवा की वजह से, और वहाँ पे क्या है, रेगिस्तान का निर्माण होने लग जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर इसके देखते हैं कुछ भौगोलिक चरम सीमाएं आर्द्र भूमि में शीत मरुस्थल तक। ठीक है, वेटलैंड से कोल्ड डेजर्ट तक। पेंटानल सबसे बड़ा वेस्टलैंड, ये वेस्टलैंड है हमारा, विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि है। ठीक है, वेटलैंड सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि है। विशाल जैव विविधता और पारिस्थितिक स्वास्थ्य के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त। ठीक है, यूनेस्को से मान्यता प्राप्त है, और ये काफी ज्यादा क्या है, प्राप्त हॉट स्पॉट बोलते हैं, यहाँ पे काफी उपजाऊ भूमि है ये। ठीक है, पेंटानल जो है काफी विशाल जैव विविधता के लिए है, और स्वास्थ्य के लिए विश्व स्तर पर इसको यूनेस्को द्वारा जो है यहाँ पे मान्यता प्राप्त की रही है, क्योंकि काफी खेती वगैरह के लिए अच्छा है, यहाँ पे काफी लोग रहते हैं। ठीक है, अपना जीवन यापन करते हैं, तो ये सब ग्रीनरी ग्रीनरी आप देख रहे हो, तो ये क्या है, पेंटानल का रीजन है। फिर इसी के नीचे आता है पैटागोनिया। ठीक है, ये पेंटागल आ गया, फिर नीचे को आ गया पैटागोनिया। पैटागोनियन क्या है, कोल्ड डेजर्ट है। अर्जेंटीना में एंडीज के पूर्व में स्थित एक ठंडा शुष्क मरुस्थलीय पठार है। ठीक है, ठंडा शुष्क मरुस्थलीय पठार है, मतलब ड्राई एंड कोल्ड जो है प्लेट्यू है यहाँ पे। समशीतोष्ण अक्षांश से होने वाले वृष्टि छाया प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जितनी हवा वगैरह यहाँ पे मिल नहीं पाती है बिकॉज ऑफ ये एंडीज की वजह से, तो यहाँ पे क्या है, डेजर्ट का, कोल्ड डेजर्ट का जो है वो ये ऑर्गेनाइज होता रहता है यहाँ पे। और इसकी जो भूमि है यहाँ पे काफी ज्यादा जो है वो चारण करते हैं। ठीक है, पशु वगैरह, भेड़ वगैरह, जिसकी वजह से भी यहाँ की जो है भूमि खंडर होती जा रही है और मरुस्थल में बदलती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे ग्रास काफी कम है, और पानी भी इस एरिया में काफी ज्यादा कम है, क्योंकि इतनी कोई मेनली रिवर यहाँ तक नहीं आती हैं। ठीक है, कुछ ही रिवर्स हैं जो आती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण प्रवेश द्वार, अब इसको बिल्कुल साउथ की भी साउथ में बात करते हैं, नीचे का बिल्कुल नीचे वाला जो पोर्शन है। ठीक है, इसकी क्या है, मैगलन। ठीक है, स्टेट ऑफ मैगलन कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे बीच में। तो ये क्या करता है, स्टेट ऑफ मैगलन, ये अंटार्कटिका को, नहीं, अंटार्कटिक महासागर को ये क्या करता है, प्रशांत महासागर में जोड़ता है। ठीक है, फिर इसका पढ़ते हैं केप हॉर्न, जो अभी हमने देखा था स्टार्टिंग में नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं केप हॉर्न। ये दक्षिण अमेरिका भूभाग का पूर्ण दक्षिणी बिंदु है, बिल्कुल लास्ट पॉइंट बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको एंड ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल कॉन्टिनेंट के लास्ट में स्थित है। ठीक है, फिर आता है ड्रेक पैसेज, पानी के वह अत्यधिक अशांत भाग जो केप हॉर्न को अंटार्कटिका से पूरी तरह अलग करता है। तो केप हॉर्न ये रहा, इसके नीचे हमें पता है क्या लग जाता है, अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका और केप हॉर्न के बीच में क्या है, ये ड्रेक पैसेज है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा अशांत यहाँ पे ये पानी की जो है धाराएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से पानी रुके, तो पानी बहुत ज्यादा फ्लो में बहता है, बहुत ज्यादा तेज बहता है, तो काफी ज्यादा इसमें भयानक धाराएं देखने को मिलती हैं। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट में अब इसके कुछ देखते हैं वैश्विक रिकॉर्ड्स। दक्षिण अमेरिका चीट शीट। ठीक है, इसमें सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है, एंजल फॉल्स वेनेजुला में 979 मीटर। ठीक है, ये रहा, ये देख सकते हो आप, ये क्या है, एंजल फॉल्स। सबसे ऊंची नौगमे झील लेक टिटिकाका
और बोलीविया पेरू, ये कहाँ पे स्थित है? बोलीविया पेरू, 2 कंट्री में स्थित है, लेक टिटिकाका, जो भी हमने पढ़ा था। ओके, फिर सबसे बड़ी नदी प्रणाली अमेजोन बेसिन है, ठीक है, जल आयतन के अनुसार, यानी कि कितना पानी है उसके अंदर, उसके अकॉर्डिंगली। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी हमने पढ़ा ओजोस डेल सलाडो, जो कि 6,893 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है, ठीक है। फिर सबसे शुष्क स्थान हमने देखा एरिका अटाकामा मरुस्थल, चिली में। अटाकामा मरुस्थल हमने देखा, पढ़ा इसके बारे में, तो वो क्या है? सबसे शुष्क स्थान है। फिर सबसे बड़ी झील कौन सी है? लेक मैराकेबो, ठीक है, सतह झील लेक मैराकेबो, जो हमने ऊपर भी पढ़ी थी गल्फ में, एक बार आप देख लेते हैं। हो लेक मैराकेबो, ये ठीक है, ये रहा ऊपर की तरफ। ओके, फिर सबसे बड़ी झील हो गई, तो 1 2 3 4 5 6, तो 5-6 पॉइंट है इसमें, जो एक बहुत ज्यादा जो वैश्विक रिकॉर्ड जो बार बार टेस्ट किए जा सकते हैं आपसे, एंजल फॉल्स के बारे में, लेक टिटिका वगैरह के बारे में, ये सब जो है काफी फेमस चीजें हैं इसकी, जो हमें पता होनी चाहिए। ओके, फिर आगे इसका एक निष्कर्ष देख लेते हैं, एंडीज का प्रभाव, ठीक है। जो इसमें मेन जो काम कर रहा है ना, इस पूरे कॉन्टिनेंट में आपने फोकस किया होगा, यही कर रहा है, ये पूरा जो है, यहीं से मेनली इसकी रिवर्स निकल रही हैं, ठीक है, यहीं से डेजर्ट बन रहे हैं इसके, ठीक है, यहीं से इसके ग्रास लैंड्स आ रहे हैं अच्छे, क्योंकि यहाँ पे पानी इसी से आता है रिवर्स वगैरह से, तो ये काफी जो है इम्पोर्टेंट काम करता है यहाँ पे इस कॉन्टिनेंट में, ठीक है। बट इस कॉन्टिनेंट को आप देखोगे तो ये थोड़ा सा ट्रायंगल की शेप में भी है, ठीक है, ऐसे आप देखोगे तो ये ट्रायंगल तरीके से बनता है, ठीक है। एक ये भी इसकी थोड़ी भौगोलिक स्थिति देखी जा सकती है, ठीक है। क्या करता है इसका पहला काम क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अमेजोन का जन्म, ठीक है, अमेजोन का परम वाटर टावर के रूप में कार्य करता है, वाटर टावर के रूप में कार्य करता है, यानी कि पानी को रोकता है, बारिश करवाता है, जिससे क्या है, विश्व की सबसे बड़ी नदी का उद्गम स्थल बन जाता है। पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड क्या है, वर्षा को रोकता है, अटाकामा मरुस्थल को एक पूर्ण वायुमंडलीय वृष्टि छाया के रूप में इंजीनियर करता है। पूरी जो वहां से वर्षा आ रही है उसको रोक लिया, उधर जाने नहीं दिया वेस्ट में अपने, तो वहां क्या बन गया, अटाकामा मरुस्थल बन गया। वृष्टि छाया मतलब वही हो गया कि एक तरफ जो बारिश होती है उसके पीछे वाला रीजन क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया। फिर क्या है तीसरा पॉइंट, पेटागोनिया का निर्माण, दक्षिणी अर्जेंटीनन में एक विशाल ठंडी वृष्टि छाया डालता है। जो कोल्ड डेजर्ट है यहाँ भी, वहां पे भी क्या डालता है, विशाल ठंडी वृष्टि छाया डालता है, बिकॉज ऑफ एंडीज माउंटेन्स, ठीक है। अल्टीप्लानो को घेरता है, अपनी चोटियों के भीतर उच्च ऊंचाई वाले अंतर्प्रविधीय पठारों और प्राचीन झीलों को सुरक्षित रखता है। जो हमने अल्टीप्लानो भी पढ़ा, 2 चोटियों के बीच में, 2 रेंजेस के बीच में इसके भी प्लेटू है एक, जिसको हम अल्टीप्लानो बोलते हैं, और उसी के अंदर एक लेक है हमारा, फेमस लेक है, वो लेक भी इसी टिटिकाका जो हमारी लेक है वो भी इसी रीजन के अंदर स्थित है। तो दक्षिण अमेरिका का भौतिक भूगोल अलग अलग भौगोलिक विशेषताओं का संग्रह नहीं है, बल्कि एंडीज पर्वत द्वारा संचालित एक एकल इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। यानी कि एंडीज जो है ये मेन काम करता है इस पूरे कॉन्टिनेंट में। जो आपने देखा है सब पेंटागोनिया हुआ, चाहे वो रिवर्स हुई, चाहे वो ये इसका डेजर्ट हुआ, चाहे कोल्ड डेजर्ट हुआ, या फिर झील हुई, ये सारा काम कैसे हो रहा है, एंडीज की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो हमारा आज का पूरा सेशन था जिसमें हमने 1 बाय 1 करके सारी चीजों को समझा है, ठीक है। रिवर्स वगैरह आप इसको डेली प्रैक्टिस करें, 5 10 15 20 मिनट निकाल के दिन का आए, इसको देखें, क्योंकि जितनी बार इसको देखोगे ना, सबसे मेन है आपको ये कंट्रीज याद होना, ठीक है। ये एक बार में याद नहीं होंगे आपको, ये आपको बार बार आना पड़ेगा, इन पे देखना पड़ेगा, नजर डालनी पड़ेगी, तो जाके ये कंट्रीज आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगी। बट एक बार जब आप इनको याद कर लेते हो तो काफी ज्यादा आपको जो है हेल्प मिलती है बाकी सारी चीजों में, क्योंकि बहुत जगह इन कंट्रीज का नाम यूज होता है। अगर आप देखो काफी, अगर आप इकोनॉमिक्स में भी देखोगे, इंटरनेशनल रिलेशन में भी देखोगे, तो कई जगह इन देशों का नाम यूज है, ठीक है। तो ये सब हमें पता होने चाहिए देश। तो अगर कैसे पता होंगे, जब आप डेली डेली इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एक दिन से प्रैक्टिस से कुछ भी नहीं होगा, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इन सब चीज़ों को, तभी जो है आपको रिजल्ट दिखेगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप बताइए कौन सी कॉन्टिनेंट पे हम एक वीडियो बनाएं, जिस पे भी आप कमेंट करेंगे वो कवर करेंगे, क्योंकि हमें 1 बाय 1 सारे कॉन्टिनेंट कवर करते हुए चलना है, सबको डिस्कस करते हुए चलना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। पसंद आए तो इसको आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
और कमेंट करके बताएंगे आपको कैसे लगा पूरा सेशन और नेक्स्ट वीडियो किस पे लाने हैं। ओके, थैंक यू सो मच।